Hi everyone, welcome to MongoDB interview question answers. This series is based on the schema design and transactions. First question is, what is schema design in MongoDB? So MongoDB क्या है? ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो फ्लेक्सिबल स्कीमा को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ही फिक्स स्कीमा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस जैसे माई एसक्यूएल में करते हैं, तो उनमें हम एक फिक्स स्कीमा ऑलरेडी डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। बट MongoDB में ऐसा नहीं है। हमारा जो स्कीमा रहता है वो डायनामिक रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा डिज़ाइन का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके और क्वेरीज फास्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। सो स्कीमा डिज़ाइन में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है, जैसे हम इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग का यूज़ करके हमारी जो क्वेरिंग फास्ट हो जाए, ठीक है। और जैसे जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड होने वाले डाटा है उनको हम एक ही डॉक्यूमेंट में स्टोर करें, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं, क्योंकि जैसे लार्ज साइज डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको हम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका रीड राइट ऑपरेशंस काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो ये था स्कीमा डिज़ाइन के बारे में। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट एंड व्हेन यू शुड यूज़ इट। सो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट को एज ए नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्टोर करना, ठीक है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। तो एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट का एज ए नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्टोर करना, ठीक है। तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। नेम लेट्स से कशिश, ठीक है। नेम हो गया हमारा, और उसके बाद हम ले लेते हैं एज, लेट्स से 44, ठीक है। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम नेस्टेड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। एड्रेस, एक हम दूसरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एड्रेस ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से एक और डॉक्यूमेंट बन गया यहाँ पे, उसमें हम डाल देते हैं सिटी, सिटी लेट्स से मुंबई, और पिन कोड भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा पिन कोड, ठीक है। ये हो गया हमारा पिन कोड। तो इसको हम बोलेंगे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे एड्रेस है ना, ये है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट जो कशिश के डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर है, ठीक है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। तो इनका यूज़ हमें कब करना चाहिए, जब चाइल्ड का डाटा ज़्यादा ग्रो ना हो, मतलब ये वाला डाटा सिर्फ छोटा हो, मतलब काफ़ी लेंथी ना हो, ठीक है। एक तो तब हम यूज़ कर सकते हैं। और जब चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स, जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है चाइल्ड डॉक्यूमेंट, पेरेंट डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट में यूज़फुल हो, ठीक है। मान लो जो एड्रेस है ये कशिश से रिलेटेड है, ठीक है, सिर्फ इसी के कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, ओके। तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यही यूज़ केसेस हैं, जैसे हमारा यूज़र प्रोफाइल होगी, मान लो यूज़र प्रोफाइल है, इसके अंदर हमने एड्रेस डिटेल्स दे दी, ठीक है। जैसे ही हमारा, अगर हमारे पास ब्लॉग पोस्ट है कोई, उसके अंदर हमने कमेंट्स डाल दिए ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ यूज़ केसेस रहते हैं एम्बेड डॉक्यूमेंट्स के। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट एंड व्हेन यू शुड यूज़ इट। सो रेफरेंस डॉक्यूमेंट का मतलब है कि डाटा को अलग अलग कलेक्शंस में स्टोर करना, ठीक है, और उनको अंडरस्कोर आईडी से लिंक करना, ठीक है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या रहता है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन भी बोल सकते हैं। रेफरेंस डॉक्यूमेंट को, इसको हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स को हम बोल सकते हैं सब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, अगर कोई पूछता है तो हमें पता होनी चाहिए। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स को हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। सो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इनका मतलब है कि डाटा को अलग अलग कलेक्शंस में स्टोर करना और उनको अंडरस्कोर आईडी से लिंक करना, ठीक है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं कलेक्शन के अंदर MongoDB में, तो हर डॉक्यूमेंट की एक प्राइमरी फॉरेन की रहती है, वो होती है अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक यूज़र्स कलेक्शन है, ठीक है। तो जब भी कोई कलेक्शन क्रिएट, जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा ना, ठीक है, तो उसको सबसे पहले मिलेगी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें हमारे पास देन बाकी सब कुछ आ जाएगा, नेम एज,
ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ये हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। सो इसका यूज़ हमें कब करना चाहिए, मीन्स कि जब मतलब तब यूज़ कर सकते हैं जब मान लो कि जब डाटा का साइज़ बड़ा हो या उसको एक्सेस करना हो, ऑप्टिमाइजेशन तरीके से उसको एक्सेस करना हो। ठीक है, बेसिकली हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम यूज़र्स और ऑर्डर्स की कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उनको अंदर फॉरेन आईडी दे देते हैं, जैसे ये हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट फॉरेन आईडी मिल गया ना इसको। तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू ट्रांजेक्शन्स वर्क इन MongoDB। सो MongoDB ट्रांजेक्शन्स मतलब एसिड, आपने एसिड पढ़ा होगा ना, एसिड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एसिड ट्रांजेक्शन्स कौन सपोर्ट करता है, हमारा MySQL। ठीक है, बिकॉज जो भी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है, जो हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती है ना, तो बेसिकली वो होती है एसिड ट्रांजेक्शन्स। हाउ डू ट्रांजेक्शन्स वर्क इन MongoDB या SQL। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा कि क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसिड ट्रांजेक्शन्स की, इसको हम सिंपली लिखते हैं व्हाट आर एसिड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एसिड ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है, ए फॉर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ठीक है, एंड सी फॉर कंसिस्टेंसी। ये सब ना मैंने अपनी एक मेरी सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ है, तो मैंने उसमें आपको डीपली एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ। और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। सो हेयर एटोमिसिटी मीन्स, या तो इसका मतलब ये है कि या तो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हमने मोबाइल से कोई ट्रांजेक्शन करी, या तो मेरे मोबाइल से कटेगा, अगर मेरे मोबाइल से कट गया तो सामने वाले में ऐड होगा दूसरे अकाउंट में। ठीक है, अगर नहीं कटा तो नहीं ऐड होगा। तो दिस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, मीन्स कि ट्रांजेक्शन के बाद डाटा जो हमारा डीबी रहता है वो वैलिड स्टेट में रहेगा। ओके, थर्ड इज आइसोलेशन, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे के ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मान लो कि मैंने अपने फ़ोन से दो ट्रांजेक्शन्स कर दी एक साथ। ठीक है, तो मेरे मोबाइल में, मेरे अकाउंट में पड़े 50 रुपीज़, तो मैंने एक ट्रांजेक्शन कर दी 40 रुपीज़ की, एक 30 की। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड आइसोलेशन। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज ड्यूरेबिलिटी। सो इट मीन्स वंस ट्रांजेक्शन, अगर एक ट्रांजेक्शन कमिट हो जाती है तो परमानेंटली सेव हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैंने कोई ट्रांजेक्शन कर दी अपने अकाउंट से, ठीक है, और डेटाबेस डाउन हो गया, तो अगर मेरे मोबाइल से अगर मेरे अकाउंट से कटा है ना जो भी बैलेंस, अगर वहाँ पे कुछ भी फेल हो जाता है, मान लो डेटाबेस में कोई एरर आ गया, फेल हो गया, तो वो जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो परमानेंटली सेव हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। हमारा सिस्टम ड्यूरेबल होना चाहिए। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ what is the difference between ACID transactions in relation database and MongoDB transactions। सो अगर हम बात करें एसिड सपोर्ट की, ठीक है, तो जो हमारा SQL है ना वो स्ट्रोंगली फॉलो करता है एसिड ट्रांजेक्शन्स को, बट MongoDB एज कम्पेयर टू SQL ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और अगर स्कीमा की बात करें हम, जो हमारा MySQL रहता है वो फिक्स स्कीमा रहता है। ठीक है, और MongoDB हमारा फ्लेक्सिबल स्कीमा रहता है। ठीक है, हमने स्कीमा के बेसिस पे डिफाइन कर लिया, एसिड सपोर्ट हो गया हमारा। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें, ठीक है, जो हमारी MongoDB की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर रहती है, बिकॉज फ्लेक्सिबल स्कीमा को सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू MySQL। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू इम्प्लीमेंट वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स इन MongoDB। सो वन टू मैनी क्या रहता है? सो वन टू मैनी का मतलब है एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन के साथ रिलेशंस होना। ठीक है, वन टू मैनी, वन मीन्स पेरेंट एंड मैनी मीन्स चिल्ड्रन। सो एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन से रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं वन टू मैनी। तो जैसे एग्जांपल से अगर हमारे पास यूज़र्स है और ऑर्डर्स है, ठीक है, अगर ऑर्डर्स का डाटा बहुत ज़्यादा नहीं होता
तो डायरेक्ट यूज़र के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड अप्रोच, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वन टू मैनी इसका एग्जांपल हो गया एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, और एक रहता है हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया वन टू मैनी के। तो रेफरेंस अप्रोच में क्या रहता है, अगर ऑर्डर्स ज़्यादा हो और फ्रिक्वेंटली अपडेट होते हैं तो हम अलग कलेक्शन में स्टोर करके रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। अब सेकंड है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। सो इसमें क्या रहता है, हम दोनों तरफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे आप मान लो स्टूडेंट्स और कोर्सेज का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जिसमें हम लेते हैं अंडरस्कोर ID, लेट्स से 1। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट ID, लेट्स से 101 स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। यहाँ पे हो गया हमारे पास कोर्स अंडरस्कोर ID, ये होगी हमारी 10201। ठीक है, तो इसके लिए हम एक इंटरमीडिएट कलेक्शन बनाते हैं जो दोनों को लिंक करती है। ठीक है, ये होगी हमारी इंटरमीडिएट कलेक्शन। अब इसमें स्टूडेंट ID और कोर्स ID दोनों का लिंक हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो ये टेबल क्या करेगा, स्टूडेंट्स और कोर्सेज दोनों को लिंक कर देगा, दैट्स कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज शार्डिंग एंड व्हाई इज इट नीडेड। तो शार्डिंग का मतलब है डाटा को मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ताकि लार्ज डाटा सेट्स को एफिशिएंटली हम हैंडल कर सकें। मतलब हमारा डाटा अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको हम मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डाटा को। और शार्डिंग क्यों ज़रूरी है, मीन्स कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा हो गया तो उससे क्या होता है, रीड राइट ऑपरेशंस काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो शार्डिंग की हेल्प से ये सब ऑपरेशंस फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, मान लो डेटाबेस का साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है तो शार्डिंग की हेल्प से हम उसको कम कर सकते हैं साइज़ को। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डाटा को। और एक यूज़ और भी रहता है शार्डिंग का, जो मतलब एक सिंगल मशीन पे काफ़ी सारा डाटा स्टोर नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, उसको शार्ड कर देते हैं। मीन्स कि उस डाटा को हम मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड शार्डिंग। सो एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेप्लिकेशन एंड हाउ डज इट हेल्प विद डाटा अवेलेबिलिटी। सो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डाटा अवेलेबिलिटी और फेलियर भी कह सकते हैं, फेल ओवर। तो रेप्लिकेशन का मतलब है सेम डाटा का मल्टीपल कॉपीज मेंटेन करना। ठीक है, मान लो मेरे पास एक डेटाबेस है, उसमें जो भी डाटा है उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेना, ताकि अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो बैकअप अवेलेबल हो। ठीक है, मान लो हमारी एप्लीकेशन है तो 1 GB पे नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, उसको रेप्लिकेशन होना चाहिए डेटाबेस का। मान लो एक प्राइमरी डेटाबेस, प्राइमरी नोड अगर फेल हो जाती है तो सेकेंडरी नोड्स, अगर प्राइमरी नोड फेल होगी तो जो सेकेंडरी नोड है ना वो प्राइमरी नोड का काम करेगी फिर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सारा डेटाबेस होगा। ओके, तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो हाईली अवेलेबल रहेगी फिर। ओके, सो नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर कैप्ड कलेक्शंस इन MongoDB। सो कैप्ड कलेक्शंस क्या रहते हैं, ये एक फिक्स साइज कलेक्शंस होती हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे डाटा को मेंटेन करती है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें नए रिकॉर्ड्स ऐड करने पे पुराने रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। जैसे हाई स्पीड लॉगिंग होगी, ठीक है, हम लॉगिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ओल्ड लॉग्स होते हैं, पुराने लॉग्स, वो नए लॉग्स आने पे डिलीट हो जाते हैं, ओवरराइड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं कैप्ड कलेक्शंस। सो कैप्ड कलेक्शंस क्या रहते हैं, ये MongoDB की फिक्स साइज कलेक्शंस होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे डाटा को मेंटेन करती है। मान लो नया डाटा आया तो पुराना डिलीट हो जाएगा। तो हम कैप्ड कलेक्शंस कैसे बनाते हैं, आपको बताता हूँ। db.create collection, ये हमारी कमांड रहती है, कलेक्शन। ओके, मान लो इसमें हम लॉग्स बनाते हैं, लॉग्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं कैप्ड ट्रू जो। ठीक है, और लेट्स से हम साइज भी दे देते हैं। ठीक है, ये हमने साइज दे दिया। ओके,
सो ये कैप कलेक्शन हमने बनाई है, ठीक है, जो मैक्सिमम 10,000 बाइट्स की होगी, ठीक है। ये कलेक्शन हमारी 10,000 बाइट्स का साइज मेंटेन कर पाएगी, तो इसको हम बोलते हैं कैप कलेक्शंस। सो फाइन, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू बैकअप एंड रिस्टोर ए मोंगोडीबी डेटाबेस। सो मोंगोडीबी में बैकअप और रिस्टोर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैकअप के लिए हम करते हैं मोंगो डंप, बैकअप मोंगो डंप यूज़ करते हैं हम बैकअप के लिए, और रिस्टोर हम यूज़ करते हैं, इस रिस्टोर के लिए हम यूज़ करते हैं मोंगो रिस्टोर, ठीक है। तो जो हमारा बैकअप और रिस्टोर है ये कब काम आता है, ठीक है? जब हमारा सर्वर क्रैश हो जाता है, ठीक है, या एक्सीडेंटली हमारा डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है, डाटा लॉस हो गया या सर्वर क्रैश हो गया, तो हमारा ये टर्म्स काम आती है, बैकअप और रिस्टोर, ओके। तो रिस्टोर का क्या मतलब होता है? वापस लाना, ठीक है। मान लो एक हमारे पास डेटाबेस है, उसका हमने बैकअप ले लिया, ठीक है, बैकअप ले लिया, और जो हमारा प्राइमरी डेटाबेस था वो एक्सीडेंटली क्रैश हो गया, ठीक है, तो हमारे पास एक बैकअप है ऑलरेडी, ठीक है, तो उस बैकअप को हम रिस्टोर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिस्टोर, ठीक है। तो अगर हम रिस्टोर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि पहले से लिया हुआ बैकअप वापस डेटाबेस में इंपोर्ट करना, ताकि अगर डाटा डिलीट भी हो जाए या करप्ट भी हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें, ठीक है। तो अगर हमने बैकअप लेना है तो मैं एक बताता हूँ, कमांड बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मोंगो डंप, इसको कॉपी करो, -db, लेट्स से माई डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाथ दे देंगे इसका, ठीक है, जहाँ पे हमने बैकअप बनाना हो, ये हो गया हमारा पाथ। और अगर हमें रिस्टोर करना है तो मोंगो रिस्टोर, सिमिलरली ये वाला हम कॉपी करते हैं, db माई डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ से बैकअप का पाथ, ठीक है, ये हम डाल देंगे, तो ये हमारी कमांड होगी रिस्टोर की, ठीक है। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस।